बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ, उन पर कातिलाना हमले के इल्ज़ाम पर इमरान खान का बड़ा खड़ाक सामने आया है और किस तरह से शहबाज शरीफ इमरान खान पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाकर खुद फंस चुका है। इस हवाले से बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं और आर्मी चीफ हमले के इल्जाम पर शहबाज शरीफ और पीडीएम हुकूमत के बखिए उधेड़ कर रख दिए हैं इमरान खान ने। इसके साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान ने सब पर कलेक्टिवली खुदकुश हमला भी कर दिया हुआ है। इस हवाले से भी बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और इमरान खान ने आज वंस एंड फॉर ऑल जिस तरह का मूव खेला है, क्योंकि इमरान खान पर इंतहाई संगीन इल्जाम, आर्मी चीफ पर कातिलाना हमले के लिए लोगों को उकसाने का इल्जाम जो है ये बहुत अलार्मिंग और आप समझ लें कि बहुत आगे की चीज है और ये हुकूमत बहुत आगे बढ़कर खेली है। इस सब के ऊपर इमरान खान साहब का जो रद्द अमल आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इमरान खान साहब ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक तो शहबाज हुकूमत को उड़ा के रख दिया है, तो वहीं जीएचक्यू के लिए इसमें एक अहम तरीन पैगाम भी पहना है, उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि इमरान खान साहब ने विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज मुकदमात में आज अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए। डीआईजी ऑफिस में पुलिस के सामने पेश हुए। दहशतगर्दी के दफात के तहत दर्ज मुकदमात में इमरान खान साहब के बयानात रिकॉर्ड किए गए और इस्लामाबाद पुलिस के मुकदमात से मुतल्लिक जो सवालात थे उनके खान साहब ने जवाब दिए और जो वकला की टीम है खान साहब की वो भी इमरान खान साहब के हमरा डीआईजी ऑफिस में मौजूद रही और 2 घंटे तक ज़राए के मुताबिक जो इस वक्त मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है इमरान खान साहब से तफ्तीश जारी रही और इमरान खान साहब वहाँ से फिर बनी गाला रवाना हुए। वहाँ पर बड़ी आम तरीन मुलाकातें जो हैं वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने की। इमरान खान साहब की वैसे जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो आप देखें कि इतना ऑप्टिमिस्टिक, इतना पुरुमीद और मायूसी कहीं पर नहीं होती इमरान खान के। जैसे मर्जी हालात हो, जो मर्जी हो जाए, लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज मैं समझता हूं अनप्रेसिडेंटेड, अनबीटेबल, अनडिफीटेबल इमरान खान बन चुके हैं। उनकी वकला के साथ एक 2 मिनट की बड़ी कैंडिड किस्म की गुफ्तगू है और ऐसे है जैसे किसी मैच से पहले वो कप्तान नहीं जज्बा जगा रहा होता। ये क्लिप मैं आपके साथ शेयर करूंगा, फिर मैं मेन न्यूज पर आऊंगा क्योंकि ये क्लिप बड़ा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ हाउ इमरान खान इज टेकिंग थिंग्स फॉरवर्ड और पॉलिटिकली वो किस तरह से कंपोज्ड हैं और जिसे गेम ऑफ नर्व्स, आसाब की जंग में इमरान खान को हराना बल्कि इमरान खान का मुकाबला करना, नजदीक भी आना नामुमकिन हो चुका है। आप जरा ये देखें। ये जो बदला हमारा वक्त आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्शन अब होने हैं, सारी चीज़ें इलेक्शंस की तरफ जा रही हैं और एक दफ़ा जब इलेक्शन हो गया उसका अपना मोमेंटम है। जब एक कौम किसी के साथ खड़ी हो जाती है ना, एक दफ़ा ये याद रखें, वो अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि नो आर्मी और फोर्स कैन डिस्ट्रॉय एन आइडिया व्हिच टाइम हैज कम। इस वक्त ये जो इंसाफ का हमारा आइडिया और आज़ादी का, हकीकी आज़ादी का, ये लोगों तक पहुँचे। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप वकला, मैं सबसे बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने आगे रहना है सब, क्योंकि है इंसाफ, रूल ऑफ लॉ की जान, रूल ऑफ लॉ को डिफेंड करते हैं वकला और ये लड़ी जाएगी बार्स के अंदर भी और अदालतों के अंदर भी। और माशाल्लाह हमारे मैं आज ख़ास तौर पे ILF के, जिस तरह हमारे ILF के लोगों ने मुकाबला किया, मुश्किल तरीन वक्त ILF के लिए तालियां लोगों को निकाला है, जिन लोगों को इन्होंने पकड़ा और जेलों में डाला और हमारे कारकुनों को, तो ILF को तो मैं ख़ास आज खराज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन ये जो अगला आपके 3-4 हफ्ते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्शन से पहले, तो इसमें आपको सबको अलर्ट रहना चाहिए। अदालतों के अंदर भरपूर तरीके से आसन तुम सारों ने तुम पहुँचे होते, सब ने शिरकत करनी है। ये जो अब कल से शुरू होगी हमारी गेम और फिर 12 को बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। 12 को एक आपको पता है कि एक बड़ी तेज़ी से ट्रायल चलाई जा रही है जिसमें फेयर ट्रायल नहीं मिल रही है तो खाना में, उसमें सारों ने शिरकत करनी है, बड़ा इम्पोर्टेंट है और मेरे में कोई शक नहीं कि इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी।
جی ناظرین اکرام، آپ نے خان صاحب کی گفتگو سنی اور بالکل پورے طریقے سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت پرعزم بھی ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت ڈٹرمنڈ بھی ہیں کہ انہوں نے چیزوں کو آگے لے کر چلنا ہے، اور یہاں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عمران خان کی باڈی لینگویج ہی از آپٹمسٹک، انہیں لگ رہا ہے کہ وہ چیزوں کو ٹھیک طریقے سے لے کے جا رہے ہیں اور وہ اپنے معاملات جو ہیں انہیں ٹھیک طریقے سے حل بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک جانب تو یہ سارے معاملات ہیں، وہیں دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب اچانک منظر عام پر آئے ہیں، اور ظاہری بات ہے درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اور دکھ ہوتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی اپنی سیاسی جماعت جو ہے جے یو آئی فے، اس کے پاس کیا اتنا بڑا تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بہت بڑا مینڈیٹ ہو یا کوئی بہت ڈیسائسو مینڈیٹ ہو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پی ڈی ایم نے سربراہ بنایا تو انہیں اپیرنٹلی شاید ان کے ذہن میں یہ چیز آ گئی کہ وہ ساری پاکستان کی سیاست کے سربراہ، انہیں صدر مملکت بھی بننا تھا، لیکن انہیں بعد میں سمجھ لگی کہ صدر بننا آسان ہے، صدر کو اتارنا بڑا مشکل ہے، اس کے لیے 2/3 چاہیے ہوتی ہے، تو عارف علوی صاحب کو نہیں ہٹایا جا سکا، اور اب اگلی مرتبہ بھی جو مخلوط سیٹ اپ ہے اس کے اندر جو ایک حکومت لانے کا منصوبہ ہے، اس میں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے صدر بننے کے چانس کوئی نہیں ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو مکھن پر سے بال کی طرح اتار کے سائڈ پہ رکھ دیا جب بڑوں نے باتیں شروع کر دیں، اور سیاست جو اپنی اصل سیاست پہ ڈسکشن ہوئی اور جب بندر بانٹ ہوئی تو مولانا صاحب کو سارے بھول ہی گئے جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، تو غصہ تو بنتا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان نے دبئی میں آصف علی زرداری اور نون لیگ کے رہنماؤں کی ملاقات پر اعتراض اٹھا دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کو پی ڈی ایم کو اعتماد میں لے کر دبئی میں ملاقات کرنی چاہیے تھی، دبئی ملاقات میں اب تک پی ڈی ایم کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ سینئر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ سوال پی ڈی ایم میں موجود ہے کہ مسلم لیگ نون نے اب تک اتحاد میں شامل جماعتوں کو دبئی میٹنگ کے حوالے سے اعتماد میں کیوں نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ دبئی مذاکرات اچانک نہیں بلکہ منصوبہ بندی سے ہوئے، اس لیے سب کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے تھا۔ سینئر سیاستدان نے کہا کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، اس لیے ہم اس سے دبئی مذاکرات کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے۔ پی ڈی ایم کے مستقبل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم ایک تحریک تھی جس کی اب ضرورت باقی نہیں رہی، پی ڈی ایم انتخابی اتحاد نہیں ہے، تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ انگور کھٹے ہیں اور سب کو اپنی اپنی پڑ گئی ہے۔ آئندہ الیکشن کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے سربراہ جے یو آئی فے کا کہنا تھا کہ عام انتخابات وقت پر ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ 1 ماہ میں مرکز، سندھ اور بلوچستان میں نگران حکومتیں قائم ہو جائیں گی، اگست میں ہم چلے جائیں گے، الیکشن کرانا نگران حکومت کا کام ہوگا، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ 2018 کے انتخابات کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم 2018 کے انتخابات کے بعد اسمبلیوں کی رکنیت کا حلف نہیں اٹھانا چاہتے تھے، تاہم اپوزیشن جماعتوں کی وجہ سے ایسا کرنا پڑا، ہمارے لیے بے شمار مشکلات پیدا کی گئی، ہم نے تحمل سے کام کی۔ اور بھی بڑے انکشافات کیے ہیں، بڑے دلچسپ۔ انہوں نے کہا ہے کہ فیض حمید نے ملاقات میں کہا کہ میں آپ کو سینٹ کا رکن اور پھر میں آپ کو چیئرمین سینٹ دیکھنا چاہتا ہوں اور آپ نے سسٹم کے اندر تبدیلی لانی ہے، اور میں نے انکار کر دیا۔ اب یہ ایک بہت بڑا ایلیگیشن ہے جنرل فیض حمید پر بھی اور بطور ادارہ آئی ایس آئی اور فوج پر بھی کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے رہے ہیں۔ جنرل باجوہ پر تو یہ الزامات ابھی بھی لگتے ہیں، جنرل فیض حمید بھی انہی کے دور میں ظاہری بات ہے ڈی جی آئی ایس آئی تھے، چیف کی مرضی کے بغیر تو وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور انہوں نے اور بھی بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی۔ لیکن جو انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں یہ سوال ضرور ہے کہ جی ہم سے کیوں نہیں مشاورت کی گئی، سب پر انہوں نے ایک طرح سے آپ کہہ لیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ پر بھی فیض حمید صاحب کا وہ ذکر کر کے اور وہ پرانے گڑے مردے اکھاڑ کے، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر بھی اپنے غصے کا اظہار کر کے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ مولانا صاحب نے واضح کر دی ہیں۔ اور انہوں نے بتایا کہ جی برطانوی سفیر نے کہا کہ گرفتاریوں پر تشویش ہے، اور اس پر میں نے جواب دیا کہ اگر آپ کی پارلیمنٹ پر حملہ ہوتا تو کیا کرتے، اور اس وقت اس طرح کی چیزیں اور یہ معاملات جو ہیں، تو اس طرح کا انہوں نے یقین بھی دلایا کہ میں تو انٹرنیشنلی بھی یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ البتہ یہ معاملہ ہے اور ظاہری بات ہے یہ ان کی آپس میں لڑائی تو ہونی تھی، اور اب یہ عوام کو ایک طرح سے پاگل تو بنانا ہے، تو اس کے لیے یہ لڑائی تو چلتی رہے گی۔ اب جو بڑی خبر ہے، جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ شاہین صاحبائی صاحب ایک صحافی ہیں، اور انہوں نے، میں نے یہ بات پہلے بھی پچھلے ولاگ میں بھی کی، میرے لیے قابل احترام ہے، سینئر ہیں اور ان کی عمر ہم سے بہت زیادہ ہے، ہماری عمر سے زیادہ ان کا صحافت کا تجربہ ہے، لیکن انہوں نے جو ٹویٹ کیا وہ ٹویٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ شہباز شریف صاحب نے ایسوسیٹ کر دیا، وہ بھی زیادتی کی۔ ٹویٹ یہ تھا کہ جی میری معید پیرزادہ صاحب سے بات ہو رہی تھی، انٹرویو ریکارڈ کرایا، اور میں نے کہا کہ یہ خوف کا بت ایسے ہی ٹوٹتا ہے جیسے پشاور میں ایوب خان کے اوپر ایک شخص نے گولی چلائی، گولی نہیں لگی لیکن ایوب خان ٹیبل کے نیچے چھپ گیا اور اس سے وہ خوف کا بت ٹوٹا۔ ایسے ہی خوف کا مطلب اللہ نہ کرے لیکن انڈائریکٹلی انہوں نے اس طرح کا اشارہ کیا، جو کہ قابل مذمت ہے کہ بندوق چلانی چاہیے
चाहिए, किसी पर गोली चलानी चाहिए। और इसमें इमरान खान साहब का क्या किरदार है? एक सहाफ़ी कहीं बाहर मुल्क में बैठा हुआ है और वो अपनी बात कर रहा है और इसे इमरान खान साहब के साथ एसोसिएट करके शहबाज शरीफ साहब ने वारदात डालने की कोशिश की और इमरान खान साहब ने कल ही कहा था कि ये मुझ में और एस्टैब्लिशमेंट में मजीद दरारें डालेंगे, तो ये मामला हुआ। अब इस सब के ऊपर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने शहबाज शरीफ के इस ट्वीट का रद्द अमल दिया है और इन्होंने कहा कि मुज़हिक्का खेज़ इल्ज़ामात आयद करने के बजाय जिस सवाल का जवाब शहबाज शरीफ के ज़िम्मे है वो ये है कि 9 मई के वाक़यात का सबसे बढ़कर फ़ायदा किसे पहुंचा और किसने इसका फ़ायदा उठाया। यानी कि 9 मई के वाक़यात का तो ज़रा बताओ ना, किसने फ़ायदा उठाया और किसे फ़ायदा पहुंचा, दोनों चीज़ें। और इसका फ़ायदा सिर्फ PDM को हुआ है। जिस हद तक आमेज़ तरीके से मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से अगवा किया गया, गोया मैं एक मुजरिम था, जबकि इसी दौरान मेरे वकला और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अमले से भी मारपीट की गई, इसे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया जा चुका है। क्या मेरे खिलाफ एक गैर आइनी इकदाम पर आपकी हुकूमत ने किसी का मुहासबा किया? किसी भी आज़ादाना तहकीक में ये साबित हो जाएगा कि इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के हाथों शिकस्त से खौफजदा आपके मुजरिम हवारियों और मनी लॉन्ड्रर्स पर मुश्तमिल गिरोह ही 9 मई के इस फितना और फसाद और बाद अज़ां तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैक डाउन में मुलव्विस था। यानी ये सियासी जमातें जो PDM की हैं, जो PTI के इंतखाबात में क्लीन स्वीप से खौफजदा हैं, उन्होंने ये सारा प्लान किया और उसके बाद का क्रैक डाउन भी इन्होंने किया। अब अगला ये जो पैराग्राफ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। शहबाज शरीफ को भी उड़ा के रख दिया और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को भी एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि हतमी तौर पर आपको मुतनब्बे किए देता हूं, आपको वार्निंग देता हूं कि आप अवामी पाकिस्तान के वो अरबों रुपए जो आपने चोरी करके रखे हैं उन्हें बचाने के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और मुक्तदरा जो ताकतवर हल्के हैं उनके दरमियान मुनाफरत के बीज बोने की गर्ज से दागे जाने वाले अपने इन अहमकाना और मुज़हिक्का खेज़ बयानात से किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मैं ये पैराग्राफ दोबारा रिपीट करता हूं, गौर से सुने। हतमी तौर पर आपको मुतनब्बे किए देता हूं कि आप अवामी पाकिस्तान के वो अरबों रुपए जिनको आप छुपा कर रखे हुए हैं, चोरी करके आपने रखे, को बचाने के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और मुक्तदरा के दरमियान मुनाफरत के बीज बोने की गर्ज से दागे जाने वाले अपने इन अहमकाना और मुज़हिक्का खेज़ बयानात से किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और मैं समझता हूं कि ये एक तो शहबाज शरीफ साहब को बड़ा तरीके से खान साहब ने घेर के फंसाया है और ये जो एक सहाफ़ी की ट्वीट को इमरान खान के खाते डाल के आर्मी चीफ पे कातलाना हमले जैसा संगीन इल्ज़ाम और शहबाज शरीफ साहब ने लगा दिया। मतलब हद होती है, खुदा का खौफ करें। और उस ट्वीट का मुझे नहीं पता था कि शहबाज साहब ने किया है कि नहीं, मुझे शहबाज शरीफ साहब के बाद पता चला, मैंने जब डिग इन किया। मतलब ये खुद उस चीज़ को एम्पलीफाई भी कर रहे हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये देर आयत दुरुस्त आयत। इमरान खान साहब की तरफ से ये जो स्टेटमेंट है, अगरचे राब्ते मुनक़ता है, अगरचे इमरान खान साहब का ताकतवर हल्कों के साथ कोई राब्ता, कोई चैनल इस वक्त कम्युनिकेशन का एस्टैब्लिश नहीं है, लेकिन अब जो भी प्रोपेगेंडा हो रहा था कम से कम इमरान खान साहब ने उसका रुख मोड़ दिया है और उसे वापस डाइवर्ट कर दिया। क्योंकि ये चीजें जो हैं ये PTI के मुफ्त में खाते में डाल देते हैं ना कि ये ताकतवर हल्कों के साथ हालात खराब करने के लिए। और यही टर्निंग पॉइंट है, एतमाद का फुकदान था। देयर वाज अ ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द पावर कॉरिडोर्स एंड द मोस्ट पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन इमरान खान साहब ने अब इंशाल्लाह एतमाद की फजा भी कायम होगी, अब इंशाल्लाह हालात जो है वो ठीक भी होंगे और बेहतर भी होंगे। और एक बहुत मैच्योर स्टेटमेंट शहबाज शरीफ को आड़े हाथों लेके ये भी बता दिया कि 9 मई के वाकयात का बेनिफिशरी ये हुक्मरान टोला था, PDM की जमातें हैं जिन्हें फायदा हुआ है। और उसके साथ ये चीज भी वाजे कर दी इमरान खान साहब ने कि आप अपने चोरी के पैसे बचाने के लिए इमरान खान और ताकतवर हल्कों के दरमियान लड़ाई करवाना चाहते हैं, मुनाफरत के बीज बोना चाहते हैं और इस तरह के काम करके आप किसी को पागल नहीं बना सकते। कम से कम ये आप अपने ज़हन नशीन रखें। तो ये आज इमरान खान साहब ने मामला जो है ये सेटल किए हैं और एक बहुत बड़ा जवाब दिया और शहबाज शरीफ को फंसा के अपने ताकतवर हल्कों, एक तीर से जिस तरह मैंने कहा ना 2 शिकार, शहबाज शरीफ को भी घेर दिया और मुक्तदरा जो है उसे भी एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज भेजा कि इस तरह बिला वजह लड़ने और PDM का टोला जो लड़वाने की कोशिश करता है अपनी चोरी बचाने के लिए, उस मामले से भी बचना होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।